नमस्कार दोस्तों, एलसीएम ऑनलाइन चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आधुनिक इतिहास देख रहे हैं और आधुनिक इतिहास में हम लोग ये देख रहे थे कि बंगाल में किस तरह से कौन सी घटनाएं हो रही हैं। बंगाल में पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा कि एक बहुत ही भयानक षड्यंत्र किया जाता है और उस षड्यंत्र के माध्यम से सिराजुद्दौला के स्थान पर मीर जाफ़र बंगाल का नवाब बन जाता है। बंगाल का नवाब बनने के बाद मीर जाफ़र से अंग्रेज धन की डिमांड करने लगते हैं और ये डिमांड धीरे धीरे उनकी बढ़ती जाती है और जब डिमांड बढ़ती जाती है तो मीर जाफ़र उनकी डिमांड को पूरा नहीं कर पाता है और डिमांड पूरा न कर पाने के कारण अंग्रेज जो है उसे बंगाल के नवाब पद से हटा देते हैं। दोस्तों, अंग्रेज जब चाहे तब मीर जाफ़र को गद्दी पे बैठाए, जब चाहे तब मीर जाफ़र को गद्दी से उतारे और मीर जाफ़र उसका कोई विरोध भी नहीं किया। इसीलिए मीर जाफ़र को कलायू का गधा या अंग्रेजों का कठपुतली कहा जाता है। ये दोनों ही चीज़ें एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। आपके सामने ये क्वेश्चन अक्सर आता रहता है कि कलायू का गधा किसे कहा जाता है, तो मीर जाफ़र को, या अंग्रेजों का कठपुतली किसे कहा जाता है, तो मीर जाफ़र को। मीर जाफ़र के बाद दोस्तों मीर कासिम जो है गद्दी पे बैठता है और जब मीर कासिम गद्दी पे बैठता है तो आप लोग देखते हैं कि मीर कासिम एक बहुत दूरदृष्टि वाला नवाब होता है। वह जो है जब गद्दी पे बैठता है तो वह जो है इस चीज़ को जानता है कि जो व्यक्ति सिराजुद्दौला का नहीं हुआ, जो व्यक्ति मीर जाफ़र का नहीं हुआ, वो मेरा क्या होगा। इसीलिए मीर कासिम जो है एक समझौता करता है और उस समझौते के साथ ही वह यह सोचता है कि अंग्रेज अब अपने दायरे में सीमित रहेंगे, वो अपने काम से काम मतलब रखेंगे और मैं अपने काम से काम मतलब रखूंगा। और जब बंगाल में हम बढ़िया से शासन व्यवस्था स्थापित कर लेंगे, खूब अच्छे से अपनी ताकत को मजबूत कर लेंगे, तो इन अंग्रेजों को फिर अपने नियंत्रण में हम ले आएंगे। ठीक, अब जो है मीर कासिम के विषय में हम लोग देखते हैं। मीर कासिम जब बंगाल का नवाब बनता है दोस्तों, ठीक, जब बंगाल का नवाब बनता है, बंगाल का नवाब बनता है दोस्तों, तो बंगाल का नवाब बनने के बाद मीर कासिम ये सोचता है कि हम बंगाल में अपनी स्थिति मजबूत करें। और जब समझौता हो गया है तो मीर कासिम ये बात समझता था कि अब तो बंगाल हमारा है, अब अंग्रेजों को तो उनके अनुसार में दे दिया। अब अंग्रेज जब मीर कासिम के क्षेत्र में भी व्यापार करते थे तो मीर कासिम उनसे टैक्स वसूलता था और जब टैक्स वसूलता था तो अंग्रेजों को बड़ा खराब लगता था कि यार मीर कासिम को हमने ही बंगाल का नवाब बनाया और हम ही से ये टैक्स वसूल रहा है। अब मीर कासिम धीरे धीरे अपने ताकत में इजाफा कर रहा था और अंग्रेजों को ये बात अच्छी नहीं लग रही थी। इसीलिए मीर कासिम के शक्ति को बढ़ने से रोकने के लिए कुछ न कुछ वो बीच में अपना टांग अड़ाते रहते। वो कोई भी काम करता था तो उसको जो है उसमें वो बाधा पहुंचाते रहते थे किसी न किसी बहाने से। अब मीर कासिम बंगाल का जिस तरह से वो सोचता था उस तरह से विकास नहीं कर पा रहा था। जब कर नहीं पा रहा था तो ये जानता था कि अब जब तक हम अंग्रेजों के नज़दीक बने रहेंगे तब तक हम अपने मन का काम नहीं कर सकते, क्योंकि अंग्रेजों के मन में ये बात है कि हमने तुमको बंगाल का नवाब बनाया तो तुम हमारे ही अनुसार बंगाल में शासन करोगे। अब जो है इस समस्या से निजात पाने के लिए मीर कासिम जो है, जो उस समय राजधानी बंगाल की थी मुर्शिदाबाद दोस्तों, मुर्शिदाबाद जो राजधानी थी वहां से अपने राजधानी को ही ट्रांसफर कर लिया और इस राजधानी को स्थानांतरित करके लाया मुंगेर। कहाँ लाया दोस्तों? मुंगेर बिहार में एक जिला है। ठीक, मीर कासिम जो है अपनी राजधानी बदल करके कहां से कहां लाया? मुर्शिदाबाद से मुंगेर। ठीक, अब जब मुर्शिदाबाद से अब राजधानी मुंगेर लाता है दोस्तों, तब अंग्रेजों के दिमाग में ये बात
जो है खटकती है कि मुर्शिदाबाद था तो हम लोग जो है इसका सब पोल पता जान लेते थे। अब ये जो है चला गया मुंगेर, अब जो है मुंगेर में पता नहीं क्या करेगा। अब मीर कासिम इसीलिए यहाँ लाया था, और मुंगेर में जब अपनी राजधानी लाया दोस्तों, तो राजधानी ला करके ये किया क्या, मुंगेर में यह तोड़दार बंदूक बनाने की कारखाना खोल दिया। अब अंग्रेज लोग ये समझ रहे थे कि यार मीर कासिम के संरक्षक तो हम ही हैं, बंगाल का नवाब तो उसको हम ही बनाए, और जब वो हम उसके संरक्षक हैं तो उसको कोई दिक्कत होगी, कोई परेशानी होगी तो उसका समाधान करने के लिए तो हम खुदे हैं। तब जो है वो किस लिए ये बंदूक का कारखाना खोल रहा है, या किस लिए तोड़दार बंदूक बना रहा है। अब अंग्रेजों के मन में ये बात खटकने लगती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो अपना ताकत जो है बढ़ाने के बाद या हमारे ही ऊपर हम हमलावर हो जाए। ठीक, अब हमारे ही ऊपर हमलावर हो जाए, इसलिए यह जो है इस चीज को अब देखता है को जानने के लिए अंग्रेज लोग जो है एक उपाय निकाले। दोस्तों उस समय जो है पटना में, उस समय एक जो पटना था तो पटना का एक सूबेदार हुआ करता था। ठीक, पटना का एक सूबेदार हुआ करता था और उस सूबेदार का नाम था राम नारायण। उस समय पटना का उप सूबेदार हुआ करता था, और जो पटना का उप सूबेदार था वो दोस्तों अंग्रेजों का एकदम पिट्ठू था, एकदम पक्का भक्त था अंग्रेजों का, और जो अंग्रेज कह देते थे वह एकदम ये करता था। और सभी लोग जानते थे कि राम नारायण पे अगर कोई उंगली उठाएगा तो उंगली राम नारायण के ऊपर नहीं अंग्रेजों के ऊपर उठती है। अगर एक तमाचा राम नारायण को जो है मारेंगे तो वो चोट राम नारायण को नहीं अंग्रेजों को लगती थी। इसलिए राम नारायण से कोई जल्दी उलझता नहीं था। अब जो है अंग्रेज कहे कि अब जो है राम नारायण का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, तो राम नारायण से बोले कि राम नारायण, तो राम नारायण बोला जी हुजूर बताइए क्या काम है। तो कहे यार ये जो मीर कासिम है ये अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर लेके गया, अब मुंगेर जाने के बाद वह एक हथियारों का कारखाना भी बना रहा है। अब जो है उसके अंदर का मंशा कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो करना क्या चाहता है। एक काम को करो, राम नारायण कहा कि जो आदेश दीजिए मालिक, एकदम हम आपके लिए हमेशा तैयार हैं। तो कहें कि ये काम करो कि तुम जो है मीर कासिम के खिलाफ जो है विद्रोह कर दो, अपने लोगों को इकट्ठा करके विद्रोह कर दो। राम नारायण कहा कि ठीक है, जब आपकी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। अब यह अपने लोगों को इकट्ठा कर लेता है। अब जो है यह लगता है मीर कासिम के खिलाफ जो है नारे लगाने कि मीर कासिम तुम बंगाल की गद्दी छोड़ो, जो है जनता असंतुष्ट है, जो है इस तरह की चीज़ें जो है वो करने लगा। अब जो है मीर कासिम इतना तो बुद्धिमान था ही कि राम नारायण जिसका आज तक हमारे खिलाफ आवाज़ नहीं उठी, इसका आवाज़ जो है इतना बुलंद हो गया, इसका मतलब कि कहीं न कहीं ये चाल अंग्रेजों की है। वह राम नारायण से संपर्क नहीं करता है, मीर कासिम राम नारायण से संपर्क नहीं करता है, वह सीधे अंग्रेजों से बात करता है और अंग्रेजों से कहता है कि देखिए आपका एक आदमी जो है हमारे खिलाफ जो है विद्रोह कर रहा है, जो है उसको अगर कोई दिक्कत थी, कोई परेशानी थी, हम उसकी समस्या को नहीं सुन पा रहे थे तो उसे पहले हमारे पास आना चाहिए, और जब हमारे पास आता और जब उसकी समस्या हम दूर न कर पाते तो हमारे खिलाफ विद्रोह करता। अंग्रेज लोग कहे कि बात तो आपकी सही है। अब अंग्रेज लोग इस बात से अनजान बन रहे थे। अब जो है मीर कासिम कहा कि ऐसा है कि उसको थोड़ा हमारे पास आप भेज दीजिए ताकि हम उसको समझा सकें और उसकी समस्या को दूर कर सकें। अंग्रेजों ने कहा कि ठीक है। अंग्रेजों ने मीर कासिम से कहा, अंग्रेजों ने राम नारायण से कहा कि राम नारायण एक काम करो कि तुम मीर कासिम के दरबार में जो चले जाओ। राम नारायण जो है मीर कासिम के दरबार में
जो चलाता है दोस्तों, जब उसके मीर कासिम के दरबार में आता है तो अंग्रेज कहते हैं कि जाना, तो जो है डरना मत। रामनारायण कहता है कि हुजूर हमको किससे डर है। अरे मीर कासिम को तो बंगाल का नवाब आप ही ने बनाया है, जब चाहेंगे तब हटा देंगे, तो हमको मीर कासिम से डरने की क्या ज़रूरत है। तो अंग्रेजों ने कहा ठीक है जाओ और डरना मत और अच्छे से बात करना। वहाँ पे रामनारायण जब जाता है तो मीर कासिम के दरबार में दोस्तों जब पहुँचता है तो वह एकदम अकड़ा हुआ रहता है, न कोई दुआ, न कोई सलामी, न सिजदा, न पैबोस, कुछ नहीं। और जब जाता है तो वह सम्मान भी नहीं करता है और अकड़ के उसके दरबार में खड़ा हो जाता है। दोस्तों मीर कासिम जब इसकी अकड़ को देखता है तो अपने गद्दी से उतरता है और गद्दी से उठ करके इसके पास आता है और रामनारायण के पास आते ही दोस्तों अपने म्यान से तलवार निकालता और भरे दरबार में उसका गर्दन धड़ से अलग कर देता है। अब जो है अंग्रेजों को तो जैसे सांप सूंघ जाता है, रामनारायण को मार दिया। अंग्रेजों के मन में यह बात होने लगी कि रामनारायण को मार दिया। ये जानते हुए कि रामनारायण हमारा पक्का भक्त है, रामनारायण के ऊपर जो हाथ उठा देता था उसको हम लोग नहीं छोड़ते थे, उस रामनारायण को ये हत्या कर दिया। अब अंग्रेज लोग इस बात को समझ जाते हैं कि यदि मीर कासिम भरे दरबार में रामनारायण की हत्या किया है, इसका मतलब कि उसकी ताकत हमसे अधिक है। अगर इस समय हम मीर कासिम के ऊपर कोई कार्रवाई करेंगे तो हमको हरा करके हमको बंगाल से बाहर निकाल सकता है, इतनी ताकत उसके पास हो गई है। अगर इतनी ताकत न होती तो ऐसा कदम ही न उठाता। अब जो है वो लोग सोचे कि बंगाल में बने रहने के लिए अब हम लोग किस तरह से चापलूसी करें। अब जो है वह मीर कासिम से कहते हैं अंग्रेज बहुत बढ़िया किए मार दिए, बहुत अच्छा किए मार दिए, हमने बहुत उसे समझाया था रामनारायण को कि ऐसा मत करो, मीर कासिम बहुत बढ़िया है, देखिए बंगाल की जनता कितनी संतुष्ट है, कितनी खुशहाल है, तुम क्यों विद्रोह कर रहे हो। अगर तुमको कोई दिक्कत है तो तुम जा करके मिल लो मीर कासिम से एक बार। लेकिन हमारा भी नहीं, वो नहीं सुना, इसलिए मार करके बहुत अच्छा किए, ठीक किए मार दिए। अब जो है किसी तरह ये अपना चापलूसी करके वहाँ से बच जाते हैं दोस्तों। लेकिन अंग्रेजों के मन में ये बात रहती है कि जो आज रामनारायण के ऊपर हाथ उठाया वो हमारे के ऊपर हाथ उठा सकता है, इसलिए अंदर ही अंदर अपनी ताकत को खूब मजबूत करो और अपनी ताकत को इतना मजबूत करो कि आगे चल करके हम लोग जो है मीर कासिम को हरा दे और बंगाल के गद्दी से इसे हटा करके किसी अपने आदमी को गद्दी पे बैठाए। दोस्तों ये बात जो है 1760 की थी। इसके बाद 1760 से लेकर 1764 तक दोस्तों यह अंदर ही अंदर अंग्रेज लोग अपनी ताकत को खूब मजबूत कर रहे थे। और जब इनकी ताकत मजबूत हो गई दोस्तों 1764 ईस्वी में जब इनकी ताकत मजबूत हो गई तब ये लोग जो है मीर कासिम को ललकारते हैं कि मीर कासिम या तो बंगाल का गद्दी छोड़ दो और नहीं तो हमसे युद्ध करो। मीर कासिम इस बात को समझ जाता है दोस्तों कि ये 4 साल कुछ नहीं बोले, रामनारायण को हम मारे थे तब पर भी नहीं बोले, 4 साल बाद ये बोल रहे हैं, मतलब कि अंग्रेजों की ताकत हमसे अधिक हो गई थी। जो है मीर कासिम भी अंग्रेजों से कम जो चालाक नहीं था, वो भी इस बात को समझता था कि अंग्रेज कब अपना फन उठाते हैं। अब जो है जब अंग्रेजों ने ये बात कही तो मीर कासिम ये समझ गया कि अगर इस समय मैं अकेले अंग्रेजों से युद्ध करता हूं तो हमारी हार निश्चित है दोस्तों। इसलिए वह दिमाग लगाता है और वह जो है जाता है कहाँ, वह जाता है अवध। और कहाँ जाता है, और अब जो है जो मीर कासिम होता है वह घबराया पहुँचता है कहाँ, वो पहुँचता है अवध। और जब वह अवध पहुंचता है दोस्तों तो अवध में देखता है कि जब अवध के दरबार में पहुंचता है तो उस समय जो अवध का नवाब रहता है वो रहता है शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला
दौला। और जब जो है मीर कासिम शुजाउद्दौला के दरबार में घबराए घबराए पहुंचता है, उसके माथे पे पसीना रहता है, एकदम जो है शुजाउद्दौला देखता है तो मीर कासिम से कहता है कि मीर कासिम, तुमको इतनी कौन सी मुसीबत आ गई कि तुम इतना घबराए हुए हमारे दरबार में आए हो? सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? मीर कासिम कहा कि सब कुछ ठीक ठाक तो नहीं है, इसीलिए तो मैं घबराया हूँ और इसीलिए आपके यहाँ आया हूँ। शुजाउद्दौला कहा कि इतने बड़े प्रांत, इतने जो है धनी प्रांत के तुम नवाब हो, तुमको कौन सी मुसीबत आ गई है? तो वो कहा, मीर कासिम कहा कि अभी ध्यान से सुनिए हमारी बात को समझ जाएंगे तो आपके पैर के तले से जमीन ही खिसक जाएगी। शुजाउद्दौला कहा कि ऐसी कौन सी बात है? और ये सारी बात शुजाउद्दौला के साथ बैठा हुआ मुगल बादशाह भी सुन रहा था। शुजाउद्दौला के दरबार में ही मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय भी उपस्थित था। यहाँ पर मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय भी दोस्तों उपस्थित था। शाह आलम द्वितीय भी उपस्थित था। शाह आलम कहा कि ये ऐसी कौन सी बात है? फिर उसने बताया कि तुम अंग्रेजों को तो जानते ही हो। कहा हाँ, अंग्रेजों को तो भाई हम लोग जो जानते ही हैं। ठीक, कहा देखो वह जो है मीर जाफर से लेकर के और हमारे तक, उसको तुम ध्यान से कंपनी के जो चाल को समझो। उन लोगों को सिर्फ पैसे से मतलब है, किसी से उनका कोई संबंध नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, और हमसे भी कोई रिश्ता नहीं है। और जब तक हम धन देते थे तब तक हम लोग के लिए बहुत अच्छे थे। अब हम अपने मजबूती कर रहे हैं तो वो हमारे दुश्मन हो गए हैं और कह रहे हैं कि बंगाल को तुम छोड़ दो या तो हमसे युद्ध करो। अब ये सोचो, शुजाउद्दौला से कहता है कि अगर ये सोचो कि यदि हम युद्ध करते हैं और हम हार जाते हैं तो पूरा का पूरा बंगाल जो है अंग्रेजों के कब्जे में चला जाएगा, और यदि बंगाल अंग्रेजों के कब्जे में गया तो फिर न तो अवध की नवाबी बचेगी और न ही दिल्ली की बादशाहत बचेगी। दोनों जो है उनके गुलाम हो जाओगे। और ये बात जो है शुजाउद्दौला कहा कि बात तो यार तुम ठीक कह रहे हो, जब इतना धनी प्रांत चला जाएगा तो उनकी शक्ति तो और दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ेगी, और उसी शक्ति के दम पर जो है हम लोगों को अपने अंडर में ले लेगा। अब जो है इन तीनों की बात समझ में आ जाती है कि संकट बहुत भयानक है। अब इस संकट से जब हमको निजात पाना है तो ये दोनों पूछे कि यार अब ये बताओ कि करना क्या है? कुछ तो सोच के आए होंगे हमारे पास। अब कहा कि देखो अब एक ही विकल्प है कि हम तीनों लोग मिल जाते हैं और तीनों लोगों की विशाल सेना मिल करके एकजुट हो करके अंग्रेजों से युद्ध करे, और अंग्रेजों से युद्ध करके उनको जो है परास्त कर दे। जब वो परास्त हो जाएंगे तभी जो है हम लोग सुरक्षित बचेंगे। दोनों कहें कि ठीक है, ऐसी बात है तो चलो हम लोग तैयार हैं। अब जो है दोस्तों मीर कासिम की सेना, मीर कासिम की सेना, शुजाउद्दौला की सेना और शाह आलम द्वितीय की सेना, तीनों की जो है सेनाएं एक होकर के कहां पहुंचती है दोस्तों? बक्सर के मैदान में। बक्सर के मैदान में दोस्तों जब तीनों की सेनाएं संयुक्त रूप से 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर के मैदान में पहुंचती है, तो वहां पे देखा जाता है कि बक्सर के मैदान में इन तीनों की जो महासेना, जो विशाल सेना थी, वो 40 से 50 हजार के आसपास थी। और जो कंपनी की सेना थी, जो कंपनी की उस सेना थी, ये संयुक्त जो सेना थी दोस्तों, और ये कंपनी की सेना जो है मात्र 7027
मात्र 17,027 सेना थी। 40 से 50,000 विशाल सेना के आगे मात्र 7,000 सेना, मुट्ठी भर सेना। ऐसा लगता था कि यह युद्ध तो शुरू होते ही खत्म हो जाएगा, इनकी औकात ही क्या है इस विशाल सेना के आगे। लेकिन दोस्तों युद्ध जब चालू होता है बहुत ही भयानक युद्ध होता है, और इस युद्ध में जो है देखा जाता है कि 40 से 50,000 जो सेनाओं थी, बहुत विशाल सेनाएं, उस सेना में आपस में कोई तालमेल नहीं था। तीनों अपने आप में जो है गुमान रखते थे, तीनों जो है एक दूसरे से तालमेल नहीं बैठा है। सबका अपना अपना दफली, अपना अपना राग। उस युद्ध मैदान में कोई किसी को न तो कवर को कर रहा था, न तो कोई किसी को बचा रहा था। सब जो है अपनी अपनी जो है धुन रमाए हुए थे। और इस तरह से होता क्या है दोस्तों कि यह जो कंपनी की मात्र 7,027 सेना रहती है, ये 40 से 50,000 भयंकर सेना को यह परास्त कर देती है। और जब ये छोटी सी सेना परास्त को कर देती है, तो परास्त करने के पीछे जो है इसके सेनापति, जो कंपनी के सेनापति है, उसका बहुत महत्वपूर्ण हाथ रहता है। उसका नाम रहता है मुनरो। कंपनी का जो सेनापति रहता है दोस्तों, उसका नाम रहता है मुनरो। क्या नाम रहता है? मुनरो। मुनरो ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, और इसलिए पूछा जाता है कि मुनरो जो मात्र 7,027 सेना का सेनापति था, वह 40 से 50,000 सेना को जो है पराजित कर देता है। इसका मतलब कि इसके सेनापतित्व में एक योग्यता थी, और उसी योग्यता के बल पर जो है वह परास्त किया। इसलिए एग्जाम में ये बहुत पूछा जाता है, क्योंकि अब जब बक्सर के मैदान में इन शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम तीनों की सम्मिलित सेना जब 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर के मैदान में पराजित हो जाती है, तो पराजित होने के बाद अब बंगाल से लेके दिल्ली तक दोस्तों कोई जो है अंग्रेजों को टक्कर देने वाला नहीं रह गया। पूरे उत्तर भारत में अब अंग्रेजों का हुकूमत जो है छा जाएगा, ये सबको पता हो गया। अब जो है अंग्रेज लोग बहुत चालाक थे दोस्तों, हरा दिए सब सम्मिलित सेना को, लेकिन न तो उनको बादशाह बनने की इच्छा थी, न नवाब बनने की इच्छा थी। उनको सम्मान से कोई मतलब ही नहीं था। वो तो पैसों के लिए आए थे, और पैसा ही उनके लिए मायने रखती थी। इसलिए हरा देने के बाद भी, हम अगली वीडियो में बताएंगे कि हरा देने के बाद भी ये जो है गद्दी पे नहीं बैठते हैं, और गद्दी पे नहीं बैठते हैं बल्कि इन्हीं को अपना गुलाम बना लेते हैं कि गद्दी पे तुम ही बैठो, लेकिन जैसे जैसे हम कहेंगे वैसे वैसे ही तुम हमारे लिए शासन करना। जो यहाँ का दिल्ली का बादशाह है उसको पेंशनर बना देता है, और अवध से समझौता कर लेता है, बंगाल को अपने अंडर में ले लेता है, और अंडर में ले करके कंपनी इस बात को समझ जाती है, अंग्रेज इस बात को समझ जाती है कि मीर कासिम जब एक बार इतना बड़ा जो है हमारे खिलाफ मोर्चा बना दिया सबको इकट्ठा करके, आगे चल के फिर धोखा दे सकता है। इसलिए मीर कासिम से तो अच्छा वही हमारा पालतू गधा था। कौन? मीर जाफर। यही हमारे लिए ठीक था। कम से कम ये हमारे खिलाफ युद्ध तो नहीं को करता, इतना बड़ा षड्यंत्र तो नहीं रचता। मीर कासिम को जो है 1764 ईस्वी में दोस्तों हटा देते हैं बंगाल के नवाब के पद से, और हटाने के बाद मीर जाफर को बक्सर के युद्ध के बाद मीर जाफर को पुनः ये लोग बंगाल का नवाब बनाते हैं। मीर जाफर जब तक इसकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक ये बंगाल का नवाब बना रहता है, और अंग्रेजों की इच्छा अनुसार बंगाल में शासन जो चलाता रहता है। और जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो इसका पुत्र जो है नजमुद्दौला यह जो है बंगाल का नवाब बनता है दोस्तों। ठीक, यह जो है हमारे उत्तर भारत की पूरी कहानी आप लोगों ने देखा कि यह जो उत्तर भारत पूरा किस तरह से अंग्रेजों के चंगुल में चला गया दोस्तों। अब
पूरा उत्तर भारत चला गया। आप समझ सकते हैं कि यह जो गंगा का मैदानी भाग है, उपजाऊ भाग है, पूरी की पूरी लगान, पूरी की पूरी राजस्व उनके कब्जे में चली गई। अब वो मनमानी रूप से लगान जो है वसूलते हैं। हम बताएंगे आपको जो है किस तरह से अस्थायी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था, किस तरह से ये लोग किसानों को निचोड़ डालते हैं और अपनी शक्ति में इजाफा कर लेते हैं, और इन्हीं ताकत के बल पे वो दक्षिण में अपना कदम रखते हैं दोस्तों। और दक्षिण में उनका सामना होता है हैदर अली टीपू सुल्तान से। इसको अगली वीडियो में हम बताते हैं कि हैदर अली और टीपू सुल्तान से जब युद्ध होता है तो किस तरह से वो जो है वीरता से लड़ते हुए, वो भी मीर कासिम की तरह समझदार थे, दूरदृष्टि वाले थे कि यदि अंग्रेजों को इस समय हम लोग नहीं हराएंगे तो पूरे भारत पे इनका कब्जा हो जाएगा। लेकिन वो सफल नहीं हो पाते, हालांकि बहुत वीरता के साथ वो लड़ते थे। हम अगली वीडियो में हम उनके विषय में चर्चा करेंगे। आप जो है वीडियो को अब इसमें थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन बनता है। ठीक, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन आपसे बनेगा, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि बंगाल का कौन नवाब जो है अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया? मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया तो मीर जाफर। अब अगला क्वेश्चन बनेगा कि मुंगेर में कौन सा बंगाल का नवाब तोड़दार बंदूक और तोप का कारखाना स्थापित किया? तो जो है मीर कासिम। ठीक, और अगला प्रश्न वो बनेगा कि बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ। और फिर जो है अगला प्रश्न बनेगा कि बक्सर के मैदान में जो है सम्मिलित या संयुक्त सेनाओं में कौन कौन सी सेना थी? तो अवध की सेना थी, दिल्ली की शाही सेना थी, और मीर कासिम मतलब अवध के नवाब सुजाउद्दौला की सेना, शाह आलम द्वितीय की सेना और मीर कासिम, ये तीनों का नाम जो है रहता है क्वेश्चन में। या तो अलग अलग ऑप्शन में तीनों का देख के चौथा जो है उपरयुक्त सभी कर देगा, या तो जो है तीनों का एक ही में करके जो है उसमें सारे ऑप्शन जो है अब मिक्स करके कुछ गलत दे देता है, एक सही देता है। ठीक, और इस तरह से अगला प्रश्न देखिए, कंपनी जो सेना है इसकी संख्या कभी एग्जाम में पूछी नहीं जाती है। ठीक, लेकिन जो है ये जरूर पूछा जाता है कि कंपनी का सेनापति न बक्सर के मैदान में कौन था? बक्सर के युद्ध में कंपनी की सेना का सेनापतित्व कौन किया था? तो हेक्टर मुनरो। दोस्तों, हेक्टर मुनरो का इसलिए पूछा जाता है क्योंकि यह एक छोटी सी सेना लेकर एक विशालकाय सेना को पराजित कर देता है। और यही पराजय जो है, या यह कह लीजिए कि यही कंपनी की जीत जो है पूरे भारत में एकदम मार्ग प्रशस्त कर देती है कि अब पूरा भारत अंग्रेजों का गुलाम बन के रहेगा, अब इसको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए जो है मुनरो का सवाल अक्सर पूछा जाता है। ठीक, और अगला प्रश्न आपसे बनेगा कि मीर कासिम के बाद जो है बंगाल का नवाब कौन बनता है? तो 1764 में फिर मीर कासिम के बाद बंगाल का नवाब मीर जाफर बनता है, और मीर जाफर की मृत्यु के बाद फिर जो है बंगाल का नवाब नजमुद्दौला बनता है। ठीक दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। और इसे अगर आपको अच्छा लगे तो इसको कमेंट बॉक्स में लिखें। अन्य कोई सलाह या सुझाव हो तो हमें अवश्य सूचित करें। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।